वेलकम टू तरुण सैनी लेक्चर्स। आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मेरा नाम है अमित और ओबीजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो चलिए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, द डायग्राम शो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नेम पार्ट्स। ठीक है, तो पार्ट्स के नेम बताने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दो पार्ट्स आपके सामने दिया हुआ है, पार्ट ए और बी। तो देखिए ए क्या है, ए है फ्लोपियन ट्यूब और बी क्या है, बी है वेजाइना। ठीक है, ए है फ्लोपियन ट्यूब और बी है वजाइना। तो इसी के साथ हमारा जो बी आंसर है वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, एग्जाम में आ सकता है इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ फ्लोपियन ट्यूब रेंज फ्रॉम। देखिए ये क्वेश्चन एम्स नागपुर 2020 में आया था, हो सकता है आगे भी रिपीट हो जाए। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। फ्लोपियन ट्यूब की लेंथ की बात कर रहा है, तो देखिए नॉर्मल जो फ्लोपियन ट्यूब की लेंथ होती है वो कितनी होती है। नॉर्मल जो फ्लोपियन ट्यूब की लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर होती है नॉर्मली फ्लोपियन ट्यूब की लेंथ। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, ये तो आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारा जो आंसर होगा उस आंसर को देखते हैं। तो आंसर जो फ्लोपियन ट्यूब नॉर्मल लेंथ में होगा वो है 7 to 12। तो आंसर 3 ठीक रहेगा हमारा इसके हिसाब से। लेकिन इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और हम देखेंगे इसमें, और अलग अलग की। देखिए वेजाइना का जो लेंथ होती है वो 7 सेंटीमीटर एंटीरियर होती है और 9 सेंटीमीटर पोस्टीरियर होती है। कुछ कुछ ऐसे होती है वेजाइना, ठीक है, जिसमें 45 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल होगा। और एंटीरियर जो है वो 7 सेंटीमीटर होती है, पोस्टीरियर जो है वो 9 सेंटीमीटर होती है। अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूं, तो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर एन एवरेज। ठीक है, हम बात करें ओवरी के लेंथ की, तो देखिए ओवरी की लेंथ क्या होती है। ओवरी की लेंथ ब्रीथ वेट सब विड्थ सबसे इजी है याद करना, 3:1 इजिली याद हो जाएगा। 3:1 सारा सेंटीमीटर में होगा, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करें यूट्रस की, तो यूट्रस के भी इजीली याद हो जाएंगे। देखिए कैसे याद होगा, पहला मेजरमेंट है 7.5, दूसरा है 5, तीसरा है 2.5। देखो सब आप एक याद रख लो 2.5, उसमें फिर 2.5 ऐड कर दो, फिर 2.5 ऐड कर दो, या आप ऐसे याद कर रख लो 7.5 आप ऐड कर लो, 7.5 याद कर लो, उसमें आप 2.5 सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर 2.5 सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐसे आपको इनके मेजरमेंट याद हो जाएंगे ईजिली। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ओवुलेशन इन फीमेल विद 36 डे साइकिल। ठीक है, एम्स नागपुर में पूछा गया था ये दोबारा। देखिए ओवुलेशन के नॉर्मल ओवुलेशन क्या होता है। अगर नॉर्मल ओवुलेशन की बात करूं तो इसका आंसर आप सभी जानते हो, इसका आंसर होता है 14 डेज। ठीक है, इसका आंसर होता है 14 डेज पे नॉर्मल ओवुलेशन होता है। सर ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, ओवुलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। ओवरी के अंदर से एग का रिलीज होना, 14 डेज पे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई ओवुलेशन। ठीक है, उसके बाद पॉइंट की बात करूँ नेक्स्ट, ओवुलेशन क्यों होता है, ओवुलेशन किसके कारण होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है, तो आपका आंसर होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH। LH वो हार्मोन है जो इस प्रोसेस को फॉलो कराएगा। और इसके अलावा बात करें नॉर्मल कौन से डेज पे होता है, 14 to 18 डेज पे होता है। तो अगर आपके सामने पूछता नॉर्मली कब होता है ओवुलेशन, तो हमारा जो आंसर है वो 1 सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस ने कुछ और डिमांड की है। क्वेश्चंस ने पूछा है 36 डे की साइकिल हो तब को क्या हो। ये आंसर तब होता फर्स्ट जब 28 डेज़ की साइकिल होती। लेकिन हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास अभी 36 डे की साइकिल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए इसके लिए आपको कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे एक स्टार पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में काम आएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ल्यूटिनल जो फेज है वो हमेशा फिक्स होती है। ल्यूटिनल फेज हमेशा फिक्स होती है, ल्यूटिनल फेज। ठीक है, अगर ल्यूटिनल फेज फिक्स है तो फिक्स 14 डेज़ की होती है साइकिल, 14 डेज़ की साइकिल होती है। तो लेट करो अगर 36 डे की पूरी साइकिल अगर मैं से मैं 14 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फिक्स ओवुलेशन का डे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिक्स ओवुलेशन का डे देखने को मिलेगा। और इसी तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आपके पास ओवुलेशन पूछा गया हो, कितने भी दिन रखे हो, उसमें से 14 सब्ट्रैक्ट कर देना।
आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ इसका जो आंसर होगा वो होगा 22। तो 22 की रेंज कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो ज़्यादा सही रहेगा। इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है, आप उसमें देख सकते हो आराम से। यहाँ पे कुछ काटा पीटी है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इन्फ्लामेशन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब इज कॉल्ड। एम्स नागपुर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। हम वो क्वेश्चन डील करते हैं ज़्यादातर जो ज़्यादातर रिसेंट एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए, इन्फ्लामेशन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, तो कुछ इसके रैशनल को डील करेंगे पहले। तो सर्विक्साइटिस लिखा हुआ है आपके सामने। सर्विसाइटिक्स सर्विक्स का इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। वेजानाइटिस वेजाइना का इन्फ्लामेशन होता है। ऐसे फ्लोपियन ट्यूब के इन्फेक्शन को फेलेनाइटिस बोलेंगे? नहीं भाई, इसको फ्लोपियन ट्यूब के इन्फेक्शन को साल्फिंजाइटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साल्फिंजाइटिस। सर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि यूट्राइन ट्यूब या फ्लोपियन ट्यूब का जो दूसरा नाम है वो क्या है? वो है साल्फिंज। क्या नाम है? साल्फिंज। इसी से आया। जब भी किसी लेयर का इन्फ्लामेशन होता है उसके लिए आइटिस यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारा आंसर क्या होगा? साल्फिंजाइटिस। क्या होगा? साल्फिंजाइटिस। तो सही आंसर क्या होगा? साल्फिंजाइटिस। एक और वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, एंडोमेट्राइटिस। देखो, एंडोमेट्रियम इनर लेयर है यूट्रस की। एंडोमेट्रियम क्या है? इनर लेयर है यूट्रस की। अगर एंडोमेट्रियम की इनर लेयर, इनर लाइनिंग का इन्फेक्शन होता है, एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्राइटिस, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, तो सही आंसर क्या होगा? साल्फिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पैग सेल आर सीन। पैग सेल, ठीक है। पैग सेल कहाँ मिलती हैं? तो पैग सेल कहाँ मिलेगी? तो जो नशा करते हैं उनके अंदर मिलेगी, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो पैग लगाते हैं, देखिए कहाँ होती है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर 3 प्रकार की सेल है बेसिकली। सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो फ्लोपियन ट्यूब होती है इसमें सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, उनको बोलते हैं सीलिएटेड। कोलुमनार इसलिए क्योंकि कॉलम शेप की शेप होती है इनकी, कॉलम शेप, ठीक है, इसीलिए इनको। और एपिथेलियम इनर लाइनिंग के लिए यूज़ होता है, कवरिंग, आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग के लिए। तो एक तो ये सेल प्रेजेंट होती है किसके अंदर? फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, ठीक है, सीलिएटेड। दूसरा, कुछ सेक्रेटरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, कुछ सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट्स होती है, वो भी कोलुमनार फॉर्म में होती है, कोलुमनार स्ट्रक्चर की होती है। और तीसरा जो आपको याद रखना है यहाँ पे पॉइंट, वो है पैग सेल, ठीक है, वो है पैग सेल। तो पैग सेल कहाँ प्रेजेंट होती है? आपका आंसर क्या होगा? फ्लोपियन ट्यूब। क्या होगा आंसर? फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। लेकिन एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टमक। स्टमक से भी कुछ रिलेटेड सेल्स हैं जो हर बार एग्जाम में पूछी गई है। तो बेसिकली स्टमक के अंदर 3 टाइप की सेल होती हैं। फर्स्ट नंबर चीफ सेल, पैराइटल सेल, म्यूकस सेल। चीफ सेल कौन सी होती है? चीफ मीन्स होता है मेजर या मेन, है ना। चीफ मिनिस्टर मतलब कि मुख्यमंत्री। तो मुख्य मेन आदमी जो होता है, देखो स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। स्टमक किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। और डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम क्या है? उसका मेन काम है, उसका मेन है डाइजेशन करना। क्या करना? डाइजेशन। तो देखिए, ये पेप्सिनोजन जो है ये डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे? ये पेप्सिनोजन पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के काम में आता है। किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो ये चीफ सेल जो है वो पेप्सिनोजन सिक्रीट करती है, ठीक है, पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन फिर एसिड की प्रेजेंस में जो पैराइटल सेल निकालती है उसकी प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है पैप्सिन में, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया, दोबारा सुनो। मैंने क्या बताया? मैंने बताया पेप्सिनोजन मेरे शरीर में है, वो पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, पैप्सिन में, ठीक है। और इस पैप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? उसको रिक्वायरमेंट होती है HCl की, जो यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो पेप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए HCl की रिक्वायरमेंट रहेगी। और अब ये पैप्सिन क्या काम करेगा? अब ये पैप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। किसको डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये अब क्या काम करेगा? प्रोटीन को डाइजेशन का काम करता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, स्टमक के पास भी 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, 3 टाइप की सेल्स हैं। पहली कौन सी है भाई? पहली है चीफ सेल्स जो पेप्सिनोजन सिक्रीट करती है। पैराइटल सेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में। सिक्रीटरी सेल्स है, सिक्रीट करती है HCl। क्या सिक्रीट करती है? स्टार लगा लो जितने आपके पास हैं।
हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि HCl कौन सी सेल के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, पैराइटल सेल। कहाँ से भाई, पैराइटल सेल। देखिए एक तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि पैराइटल सेल क्या सिक्रीट करती है, HCl सिक्रीट करती है। इसके अलावा एक और चीज़ सिक्रीट करती है, उसको बोलते हैं इंस्ट्रिक फैक्टर। क्या सिक्रीट करती है, इंस्ट्रिक फैक्टर। अब ये इंस्ट्रिक फैक्टर का काम क्या है, इंस्ट्रिक फैक्टर का काम है ये विटामिन B12, विटामिन B12। देखो विटामिन आपको याद रखनी पड़ेगी, B12 12 नंबर, B12 जो नंबर पे है उसको B12 पे काम करती है, ठीक है। और B12 को एब्जॉर्प्शन का काम कहाँ से कहाँ पे हो जाता है, स्टमक के अंदर। क्यों, क्योंकि स्टमक सेल में पैराइटल सेल है जो इंस्टिक फैक्टर रिलीज करती है, जिसके कारण विटामिन 12 एब्जॉर्ब हो जाता है। विटामिन 12 का जो मेडिकल मतलब कि जो नेम है वो साइनोकोबाल्मिन है, साइनोकोबाल्मिन इसका नाम है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये नाम भी। उसके अलावा ध्यान रखना पड़ेगा एक पॉइंट और, एक क्वेश्चन और एग्जाम में एक बार पूछा गया था एम्स में, एम्स रायपुर में, कि विटामिन क्वेश्चन क्या था, सीलिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है, सीलिंग टेस्ट, ठीक है। तो सीलिंग टेस्ट विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन चेक करने के लिए किया जाता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन छोटे छोटे यहाँ से डील होंगे। और म्यूकस सेल, सिंपल म्यूकस सेल भी होती है यहाँ पे, जो क्या रिलीज करती है, जो म्यूकस सिक्रीट करती है। सिंपल पॉइंट है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 3 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो मैंने ये सेल्स के बारे में कुछ आपको बताया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। पैक सेल के लिए फ्लोपियन ट्यूब, और स्टमक के अंदर भी कुछ रिलेटेड स्टार पॉइंट मैंने आपको बता दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वेजाइनल पीएच इन रिप्रोडक्टिव पीरियड, MSc RUHS 2019 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। देखिए हम सोचते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम छोटा टॉपिक है, नहीं आएंगे क्वेश्चंस, लेकिन याद रखो छोटे क्वेश्चंस हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है बार बार कि सर आंसर A होगा या B होगा। तो राइट आंसर जो है इसका वो है B, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 4 to 5 ज़्यादातर आंसर है, ठीक है, 3 to 4 नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं पीएच की बात करूं कि वेजाइना का पीएच कैसे होता है, तो वेजाइना का पीएच एसिडिक होता है, क्योंकि आपको पता है 7 से अगर पीएच कम होगा, 7 से अगर पीएच कम है तो वो एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, वेजाइना का जो बेसिक जो पीएच है, जनरल जो पीएच है वो कैसा है भाई, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक है। उसके अलावा कौन से वो फैक्टर है जो इस पीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एसिडिक पीएच के लिए। देखो एसिडिक पीएच है तो काम की, ठीक है, एसिडिक पीएच है तो काम की। क्या काम करेगी भाई, यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ नहीं होने देगी एसिड, ठीक है, किल कर देगा। तो कौन से फैक्टर्स है जो इस वेजाइना की पीएच को एसिडिक या एसिड मीडियम होने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली 2 फैक्टर है, डोडरलिन बेसिलाई एक बैक्टीरिया है, और इस्ट्रोजन, ठीक है। 2 यहाँ पे फैक्टर काम करेंगे इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। पहले तो आपका नाम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेजाइना की पीएच एसिडिक के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, डोडरलिन बेसिलाई, ठीक है। डोडरलिन बेसिलाई इसके काम में करेगा। उसके अलावा एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो भी पीएच को एसिडिक बनाने में हेल्प करता है। बेसिकली जो डोडरलिन है वो कैसे काम करता है, तो डोडरलिन क्या करता है, देखिए डोडरलिन क्या करता है, डोडरलिन क्या करता है, वो ग्लूकोजन जो ग्लाइकोजन हमारे शरीर में वजाइना के आसपास की सेल्स को, उनको उठा के किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। अब एसिड होगा तो पीएच कैसी होगी, एसिडिक। इसलिए आपको पीएच कैसी देखने को मिलती है, एसिडिक। लेकिन अगर ये तो बात हुई रिप्रोडक्टिव एज में, फीमेल की वो एज जब वो प्रेग्नेंट हो सकती है, एन एवरेज 15 to 45 की एज जो होती है। आफ्टर मीनोपोज और बिफोर मीनोपोज, देखो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। आफ्टर बिफोर मीनोपोज, सॉरी बिफोर मिनार्की है, इसको ठीक करना, बिफोर मिनार्की और आफ्टर मीनोपोज आपको क्या देखने को मिलेगी, पीएच। क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होता है, इसलिए न्यूट्रल या एल्कलाइन पीएच देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ एस्ट्रोजन। ड्यू टू लैक ऑफ एस्ट्रोजन आपको आफ्टर मीनोपोज और बिफोर मिनार्की कैसी पीएच देखने को मिलेगी, न्यूट्रल या एल्कलाइन। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है वेजाइना पीएच वो कंप्लीट हो गया हमारा 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे एम्स रायपुर 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, अगली बार भी एग्जाम्स में आने के चांस हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच कंसेप्ट इम्प्लांट आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। नॉर्मली यूट्रस के अंदर ही इम्प्लांट होता है,
कंसेप्शनल जो प्रोडक्ट है, ठीक है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है। लेकिन अगर ये आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, इस कैविटी के बाहर, मतलब फ्लोपियन ट्यूब में, ओवरी के अंदर, अदर किसी अदर पार्ट के अंदर इम्प्लांट हो जाए, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन को आपको याद रखना है, ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। क्या होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस, प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूट्रस, या कंसेप्शन प्रोडक्ट इम्प्लांट इनटू इम्प्लांट आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, और भी कुछ इसके पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे आपको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन कहाँ देखने को मिलती है। देखिए अलग अलग पार्ट में होती है, ट्यूब में होती है, ओवरी में होती है, एब्डोमेन में होती है, सर्विक्स में भी हो जाती है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो इसकी साइट है वो है ट्यूबल प्रेगनेंसी। कौन सी प्रेगनेंसी? ट्यूबल प्रेगनेंसी। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर सबसे ज़्यादा आपको इम्प्लांटेड जो स्ट्रक्चर्स, कंसेप्शन जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। कितना परसेंट? एन एवरेज 97%। कितना परसेंट? एन एवरेज 97% केसेस में। और फ्लोपियन ट्यूब के भी 4 हिस्से हैं, उसमें से भी एम्पुला पार्ट में आपको देखने को मिलते हैं सबसे ज़्यादा चांसेस, ठीक है। एन एवरेज 55% देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। ये था एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। नेक्स्ट बात करें मोलर प्रेगनेंसी। एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे सामने, मोलर प्रेगनेंसी, ठीक है। मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है? मोलर प्रेगनेंसी हो तो मोल का फॉर्मेशन है ना, मोल, ठीक है, मास लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो, वोम के अंदर, यूट्रस के अंदर मास लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्म हो जाना। बेसिकली जो फीटस का डेवलपमेंट, बेबी का डेवलपमेंट नहीं होके ओनली मोल, मास लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाए, उसको बोलते हैं हाइडेटी फॉर्म मोल या मोलर प्रेगनेंसी। ये मोलर प्रेगनेंसी के बारे में था। नेक्स्ट बात करें एंटीपार्टम हेमरेज। एक और यहाँ पे लिखा हुआ था हमारे सामने, एंटीपार्टम हेमरेज। देखिए इस क्वेश्चन को, इसकी सिर्फ डेफिनेशन डील करेंगे, ज़्यादा इसकी डिटेल में हम इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, वहाँ आप देखोगे। यहाँ पे सीखना पड़ेगा आपको एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है। एंटी मीन्स बिफोर, पार्टम मीन्स ट्रम, हेमरेज मीन्स ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होना कब? जेनाइटल ट्रैक से, प्रेगनेंसी बिफोर द बर्थ, ट्रम से पहले, डिलीवरी से पहले, बर्थ से पहले फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में ब्लीडिंग होना कब? कौन से डे से? 28 डे से लेकर बर्थ तक, ठीक है। इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर भी इंक्लूड होते हैं, वो सॉरी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर भी इंक्लूड होती है। वहाँ तक अगर फीमेल जेनाइटल ट्रैक के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी तो उसको आप क्या बोलोगे? उसको आप बोलोगे APH। उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे APH। देखो डेफिनेशन, ब्लीडिंग फ्रॉम और इन द जेनाइटल ट्रैक अकरिंग टू फ्रॉम 28 वीक टू प्रायर टू बर्थ, ठीक है। ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें 2 मेजर इसकी टाइप है, और भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेजर 2 टाइप है, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्सिया प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्सिया प्लेसेंटा। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन छोटा सा आप देख लो, इसमें से आता है एग्जाम में, कि इनमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है? एब्रप्सिया प्लेसेंटा एक्सीडेंटल हेमरेज होते हैं, ये इसका मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो एक और इसमें पॉइंट लिखा हुआ था वो था अबॉर्शन। अबॉर्शन क्या है? देखिए अबॉर्शन क्या? अबॉर्शन है फीटल का एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ एम्ब्रियस या फीटस, ठीक है, उसका यूट्रस के अंदर से डेड स्ट्रक्चर का निकलना, कंसेप्शन स्ट्रक्चर का निकलना, जिसका वजन 500 ग्राम से कम होगा या जिसकी उम्र 22 वीक से कम होगी। WHO के द्वारा ये बताया गया है, ठीक है। कंसेप्शन प्रोडक्ट का एक्सपेल्ड आउट होना, एक्सपेल्सन मतलब अपने आप, एक्सट्रैक्शन मतलब आप जानबूझ के जो कराते हो, अबॉर्शन कराते हो, ठीक है, वो उसकी बात है। खुद जानबूझ के अपने आप एक्सट्रैक्शन हो जाता फीटल प्रोडक्ट का या कंसेप्शन प्रोडक्ट का, कब? इसका फिक्स टाइम है, ये टाइम है, देखिए 500, ये बात बहुत काम की रहेगी, 500 ग्राम से कम वजन होना चाहिए, लेस, है ना। और 22 वीक से 22 वीक से कम, ठीक है, 22 वीक से कम। 22 वीक इसलिए माना गया है, इस टाइम पे बेबी जो है सर्वाइव होना स्टार्ट हो जाता है इंडिपेंडेंट। तो इस टाइम से पहले अगर अपने आप या जानबूझकर कंसेप्शन प्रोडक्ट बाहर आ जाता है, आप करवा देते हो, उसको आप किस में काउंट करोगे? अबॉर्शन में काउंट करोगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, देखिए हमने सारे रैशनल पढ़े हैं इसका, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने था कि कंसेप्शन प्रोडक्ट आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी आ जाए, इसका आंसर क्या होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है।
नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए, फर्टिलाइजेशन अकर इन ए विच पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, कौन से पार्ट में होता है? तो फ्लोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में होता है? तो बेसिक इसका जो आंसर है वो रहेगा एम्पुला। क्या रहेगा? एम्पुला। फ्लोपियन ट्यूब का सबसे डायलेटेड पोर्शन होता है, सबसे डायलेटेड पोर्शन होता है एम्पुला। यहीं पे आपको देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये बात थी। इसकी जो लेंथ है वो भी सबसे ज़्यादा होती है। देखो कितनी कितनी होती है। मेजरमेंट की बात करें तो एम्पुला होता है 5। एक बार आपको इसकी सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये फ्लोपियन ट्यूब है, ये पूरी फ्लोपियन ट्यूब है। यहाँ पे ओवरी है, देखिए। हाँ जी, हाँ, तो हम बात कर रहे थे पार्ट्स की, फ्लोपियन ट्यूब के पार्ट्स की। तो देखिए, ये जो फर्स्ट पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये जो फर्स्ट पार्ट है जो कनेक्ट करता है यूट्रस को फ्लोपियन ट्यूब के फर्स्ट पार्ट से, फ्लोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल पार्ट। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये वाला जो कनेक्ट कर रहा है एम्पुला को और इस पार्ट को, इसको बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस हमेशा कनेक्टिंग चैनल होता है, दो चीज़ों को कनेक्ट करने के काम में आता है। तो ये है बी पॉइंट इस्थमस। ये है सी एम्पुला, मोस्ट डायलेटेड पोर्शन, जिसका मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसका मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर होता है। देखिए मेजरमेंट यहाँ लिखे हुए हैं हमारे पास, अभी देखते हैं इनको भी। चलिए, इनका इसका मेजरमेंट सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद ये इनफंडिबुलम है, ये वाला पार्ट इनफंडिबुलम है। और इसके जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिम्ब्रियाई। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रियाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरे पार्ट हैं फ्लोपियन ट्यूब के। तो इन फ्लोपियन ट्यूब का कितना कितना मेजरमेंट होता है, और सबसे ज़्यादा हमने फर्टिलाइजेशन यहीं क्यों हुआ? क्योंकि सबसे डायलेटेड पार्ट था इसलिए। उसके अलावा एक पॉइंट और आता है यहाँ पे कि इन पार्ट का मेजरमेंट कितना है। तो देखो, आप पहली बात तो आपको इनको सीक्वेंस से याद रखना पड़ेगा। इंट्राम्यूरल सबसे पहले आएगा, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। देखिए, पहला और आई, दोनों जो आई है उनका मेजरमेंट 1.25 ही है, 1.25 भी है। ठीक है, उसके अलावा इस्थमस इसका डबल है, इसको डबल कर दोगे तो 2.5 होता है इस्थमस, और इसको डबल कर दोगे तो वो होता है 5 ही है एम्पुला का मेजरमेंट। इस टाइप से आपको सेंटीमीटर में इनका मेजरमेंट याद हो जाएगा। याद रखना, मोस्ट डायलेटेड पोर्शन कौन सा है? मोस्ट डायलेटेड पोर्शन है एम्पुला। ठीक है, एक क्वेश्चन और एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, ये तो मोस्ट है, एक क्वेश्चन और मिलेगा आपको। हाँ जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। तो देखो, सबसे डायलेटेड तो ये एम्पुला है। सबसे छोटा पार्ट देखो, इनफंडिबुलम का मेजरमेंट भी 1.25 है, और इस्थमस का भी, इंटरस्टिशियल का पार्ट का भी 1.25 है। तो फिर मेजरमेंट दोनों में से कौन सा ज़्यादा छोटा होगा? तो देखिए, मेजरमेंट तो दोनों का बराबर है, लेकिन जो इनका डायमीटर्स है, डायमीटर्स मतलब ये जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, ये इंटरस्टिशियल पार्ट की 1 mm होती है और इनफंडिबुलम की 6 mm होती है। इसी के साथ इंटरस्टिशियल जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होगा। ठीक है, आंसर कौन सा होगा हमारा? इंटरस्टिशियल आंसर होगा, यहाँ पे ए होगा इसका, 9 का ए आंसर रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। देखिए, 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ठीक है, कितना होता है? 10 mm, ये 9 कुछ नहीं है, 10 mm। mm मीन्स मिलीमीटर, mm मीन्स मिलीमीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखना हमको। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट इन, बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट इन। तो देखिए, बार्थोलिन ग्लैंड वेस्टिब्यूल का हिस्सा है और वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होती है। डायग्राम से देखोगे तो वेजाइना के, अगर आप बाहर से देखोगे तो वेजाइना के सामने दोनों ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इनको बोलते हैं रेड कलर से बार्थोलिन ग्लैंड। आगे से देखोगे तो ये इंटरनली देखोगे तो ये कनेक्ट होती है वेजाइना से, तो वेजाइना का ही पार्ट है। यहाँ से आपको इसके बारे में कुछ और पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है, बार्थोलिन ग्लैंड 2 होती है नंबर में। ठीक है, 2 होती है, दोनों साइड पी शेप होती है, मटर के दाने की शेप की होती है। अगर मैं इनके सिक्रीशंस की बात करूँ तो एल्कलाइन सिक्रीशंस होते हैं, मतलब pH 7 से ज़्यादा, कितना? 7.2 से 7.5 होती है। ओपनिंग देखूँ तो दोनों साइड, वेजाइना के दोनों साइड ओपनिंग होती है, इसीलिए इसे पेरी वेजाइनल बोलते हैं। पेरी मीन्स साइड में, बोथ साइड ऑफ वेजाइना ग्लैंड प्रेजेंट है, इसलिए पेरी वेजाइनल। क्योंकि ये ग्लैंड वेस्टिब्यूल का हिस्सा है और वेस्टिब्यूल की बड़ी ग्लैंड में ये आती है, इसलिए इसको ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, 2 होती हैं,
ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड और लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। तो बार्थोलिन ग्लैंड ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड का हिस्सा है और दूसरे का भी अभी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस। इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, तो यूट्रस के इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं? देखो यूट्रस के लिए वर्ड मैट्रिस होता है, मैट्रिस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आंसर होगा मैट्राइटिस। तो सर फिर हिस्ट्राइटिस क्या होगा? देखो हिस्ट्राइटिस कोई टर्म नहीं होती, रिमूवल के लिए हिस्टेक्टोमी वर्ड यूज़ करते हैं। हिस्टेक्टोमी जब ऑपरेशन से रिमूव करना होता है यूट्रस को, उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हिस्टेक्टोमी, ठीक है। तो वो रिमूवल के लिए यूज़ करते हैं। एंडोमेट्रियोसिस, ये टर्म बहुत काम की एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, रेड से करेंगे इसको। एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियोसिस क्या है? देखो ये एंडोमेट्राइटिस नहीं है, पहली बात तो ये। एंडोमेट्रियोसिस क्या है? एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट हो जाना आउटसाइड द यूट्रस। वैसे बेसिकली देखा जाए तो यूट्रस के अंदर होती है एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस है, लेकिन ये कहीं बाहर फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, ओवरी के अंदर, कहीं किसी और पार्ट के अंदर डेवलप हो जाए, इसी को बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एक प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी ज़्यादातर आपको एंडोमेट्रियोसिस के केस में देखने को मिलती है, लेकिन इसका मोस्ट कॉमन कोज नहीं है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन कोज नहीं है एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। उसका मोस्ट कॉमन कोज है PID, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या है? PID है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो है मोस्ट कॉमन कोज है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट बात करें, हाँ तो मेट्राइटिस सही आंसर होगा इसका, ये मैंने आपको चारों बता दिया। और एंडोमेट्राइटिस तो आप जानते हो, इन्फ्लामेशन ऑफ इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम, तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12, पेल्विक यूट्रस पेल्विक ऑर्गन टू चेंज एब्डोमिनल ऑर्गन। देखिए जब जब यूट्रस प्रेगनेंसी के दौरान अपना साइज बढ़ाता है, तो पहले तो ये वैसे तो पेल्विक का हिस्सा है, पेल्विक कैविटी का, लेकिन ये बढ़ता बढ़ता एब्डोमिनल कैविटी का हिस्सा कब बन जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर सही होगा 12 वीक। आफ्टर 12 वीक पे ये आपको देखने को मिलता है, कब? पेल्विक से एब्डोमिन का हिस्सा। यहाँ से आपको एक और पॉइंट याद रखना पड़ेगा, वापस डिलीवरी के बाद भी एब्डोमन जो पार्ट है, एब्डोमन जो ऑर्गन है यूट्रस, वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेल्विक ऑर्गन में। और ये कब होता है? 10 to 12 डेज। देखो 10 to 12 वीक पे तो होता है एब्डोमिनल ऑर्गन, और वापस कन्वर्ट हो जाएगा 10 to 12 डेज पे। तो दोनों की ट्रिक एक जैसी, ये ध्यान रहेगा। फिर भी आपसे 10 to 12 वीक का ज़्यादा सही जो आंसर है वो 12 वीक है। आफ्टर 12 वीक ज़्यादा सही आंसर है, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस आप सभी रैशनल में जान चुके हो, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एंडोमेट्राइटिस, डी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, विच टाइप्स ऑफ सेल ऑफ द वेजाइना, वेजाइना में किस टाइप की सेल प्रेजेंट होती है? तो देखो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स, कौन सी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। क्या मतलब होता है स्ट्रेटिफाइड का? देखिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स का है, पहली बात यहाँ पे ये स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर। पहली बात मल्टी लेयर होती है। स्क्वैमस मतलब स्क्वायर शेप की होती है ना, वर्ग के आकार की होती है, स्क्वायर शेप की सेल्स होती हैं, ठीक है, ये देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में यहाँ तक ये था। नेक्स्ट बात करें, स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ पैड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू लाइंग इन फ्रंट ऑफ फीमेल प्यूबिस, ठीक है। फीमेल प्यूबिस के आगे सबक्यूटेनियस टिश्यू का फैट, सबक्यूटेनियस टिश्यू का एडिपोज टिश्यू का जो फैट का पैड बना हुआ होता है, उसके बारे में पूछ रहा। तो इसका सही आंसर है मोन्स प्यूबिस, ठीक है, मोन्स प्यूबिस होता है। देखिए वेजाइना में आप एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को डील करोगे, तो ये जो पोर्शन है जो सबक्यूटेनियस फैट टिश्यू का बना हुआ है, स्किन की कवरिंग है, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हेयर प्रेजेंट है इस पे, इसको बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। तो मोन्स प्यूबिस होता है यहाँ पे, तो सही आंसर क्या होगा हमारा? मोन्स प्यूबिस, ठीक है। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये एनक्लेक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। हम सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन है सभी को डील कर रहे हैं यहाँ पे। ए नर्सिंग इंस्ट्रक्टर इज रिव्यू द मेंस्ट्रुअल साइकिल नर्सिंग स्टूडेंट हु विल कंडक्टिंग प्री नेटल टीचिंग। देखो यहाँ से कुछ नहीं बोलता, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ईजी होगा, उतना ही एग्जामिनर ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा क्वेश्चन को। तो पहली बात, बड़े क्वेश्चन से कभी भी आपको घबराना नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ईजी होगा, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में पूछ रहा है, ईजी सा क्वेश्चन है।
तो एंडोक्राइन से ये क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने। तो आप बताओ मेरे को कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है। तो देखिए इसका सही आंसर है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स निकालती है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकालती है, और उन्हीं में दो हार्मोन आते हैं LH और FSH। ठीक है, जो ओवरी पे जाके काम करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, इसका आंसर है ना, कभी कभी स्टूडेंट क्या लगा देता है, डी लगा देता है, सॉरी सी लगा देता है, कॉर्पस ल्यूटियम। देखो कॉर्पस ल्यूटियम FSH और LH नहीं करती, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टोन सिक्रीट करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा आपको इसके लिए। नेक्स्ट बात करें, एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेगनेंसी नोन एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये स्टार मार्क रहेगा। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एंडोमेट्रियम यूट्रस, प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम का क्या नाम होता है, तो इसका नाम होता है डेसिडुआ। ठीक है, क्या नाम होता है, डेसिडुआ नाम होता है। ठीक, ये था इसके बारे में। हाँ जी, इसकी बात करें, देखिए इसमें होता है जैसे ओम और एग और स्पर्म फर्टिलाइज्ड होता है, उसके बाद बनता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट, और जाइगोट में या ओवम में फिर क्लीवेज होता रहता है। क्लीवेज टूटेगा, 2 सेल स्टेज बना लेगा, 4 सेल स्टेज बना लेगा, वो 18 सेल, 16 सेल, ऐसे सेल डिवीज़न होता रहेगा। 16 सेल के बाद इसका नाम मोरूला हो जाता है। क्या हो जाता है, मोरूला बोलते हैं इसको। फिर फर्दर डिवीज़न होगा, फिर इसके बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद और ज़्यादा जब सेल्स डिवाइड होगी तो क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ये तो है ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें आपको दो चीज़ें नज़र आएगी, एक आउटर सेल मेम्ब्रेन, एक आउटर सेल मेम्ब्रेन और एक इनर सेल मास। ठीक है, एक आउटर सेल मेम्ब्रेन और इनर सेल मास आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आउटर सेल मेम्ब्रेन का नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट। और इनर सेल मेम्ब्रेन का या इनर सेल मास का नाम है एम्ब्रियोब्लास्ट। क्या नाम है, एम्ब्रियोब्लास्ट नाम है। ठीक है, उसके अलावा ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। और फिर ब्लास्टोसिस्ट में फर्दर डिवीज़न हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये आया था, एक एक वर्ड मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। ट्रोफोब्लास्ट क्या है, ट्रोफोब्लास्ट ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर है। ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर है, जो सेल डिवीज़न होने के बाद, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है, मोरूला के बाद। दूसरे पॉइंट की बात करूं, जो ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट की ही आउटर लेयर है। किसकी लेयर है, ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम है इस लेयर का, ट्रोफोब्लास्ट। डेसिडुआ तो एंडोमेट्रियम का ही दूसरा नाम होता है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है। और एम्ब्रियोब्लास्ट मैंने बताया था, दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है, एक तो आउटर कवरिंग और एक इनर सेल मास। और इनर सेल मास का दूसरा नाम क्या है, एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, क्या नाम है, एम्ब्रियोब्लास्ट। तो भाई ये सारे इसके पार्ट्स के नाम थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 18, ए नर्स शुड एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेग्नेंट क्लाइंट फाउंड टू हैव गायनाकोइड पेल्विस। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि गायनाकोइड पेल्विस क्या है। देखिए गायनाकोइड पेल्विस बेसिकली आइडियल पेल्विस है, जो फीमेल की डिलीवरी के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, बिल्कुल बेस्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो है मोस्ट फेरेबल फॉर लेबर एंड बर्थ। ठीक है, मोस्ट फेरेबल फॉर लेबर एंड बर्थ। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। वो नैरो नहीं होता, ठीक है, वो वाइड पेल्विस नहीं होता, शॉर्ट डायमीटर नहीं होता, सिजेरियन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, मोस्ट फेरेबल पेल्विस फॉर लेबर एंड बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है मोस्ट फेरेबल जो होता है वो ये वाला होता है, इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी सिचुएटेड इन ए एंटीरियर पार्ट ऑफ वल्वा। वल्वा के एंटीरियर पार्ट में एक सिलेंड्रिकल इरेक्टाइल बॉडी प्रेजेंट होती है, उसका क्या नाम होता है। देखो तो इसके लिए एक बार स्ट्रक्चर देखो, तो जेनाइटल ऑर्गन का स्ट्रक्चर देखते हो
तो आपको एंटीरियर पोर्शन में ये नज़र आ रहा होगा, इसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। यही है वो इरेक्टाइल बॉडी, ठीक है, इरेक्टाइल बॉडी। इसके अलावा दो कवरिंग होती है, लेबिया मेजोरा आउटर कवरिंग है, आउटर, ठीक है, इनर कवरिंग है लेबिया मेनोरा, ठीक है। ये जैसे आउटर कवरिंग है, ये फिर इनर कवरिंग है, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग प्रेजेंट होती है। फर्स्ट जो ओपनिंग होती है यहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग होती है नीचे, ऊपर जो है वो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, और इन दोनों के साइड में कुछ ग्लैंड्स होती है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा जो यहाँ से आंसर होने वाला है वो हमारा आंसर होगा क्लाइटोरिस। क्या आंसर होगा? क्लाइटोरिस, ठीक है, क्लाइटोरिस ही होती है। स्किनी ग्लैंड्स और वेस्टिबुल बल्ब्स ये अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। पेडेंडम इस पूरे ही एरिया को, इस पूरे ही वल्वा का ही दूसरा नाम क्या है? पेडेंडम है, ठीक है। वल्वा का ही दूसरा नाम क्या है? पेडेंडम है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, ए फीमेल ग्रेटर वेस्टिब्यूल ग्लैंड। देखो, इसको समझने के लिए आपको डायग्राम पे आना पड़ेगा। हम बात करें वल्वा की, तो वल्वा में होता है वेस्टिब्यूल, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसके अंदर 4 ओपनिंग होती है बेसिकली। एक यूरेथ्रल ओपनिंग, एक वेजाइनल ओपनिंग, एक बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग, और एक स्किनी ग्लैंड की ओपनिंग। एक और ग्लैंड होती है स्किनी ग्लैंड। तो 4 ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इसने पूछा है क्या? इसने पूछा है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है, ग्रेटर मतलब बड़ी। तो 2 ग्लैंड होती है, ग्रेटर और एक लेसर। ये जो स्किनी ग्लैंड है ये लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड है, लेसर, छोटी होती है। और यूरेथ्रा के दोनों साइड प्रेजेंट होती है, यूरेथ्रल जो ओपनिंग है उसके दोनों साइड प्रेजेंट होगी। इसको बोलते हैं स्किनी ग्लैंड या लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। उसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड क्या है? देखिए, बार्थोलिन ग्लैंड भी ग्लैंड होती है जो क्या कर, जो वेजाइना के दोनों साइड में होती है, वेजाइना के दोनों साइड में। ये इससे बड़ी होती है साइज में, इसीलिए इस ग्लैंड का नाम होता है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। क्या नाम होता है? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। नेक्स्ट बात करें, देखिए देखो बार्थोलिन ग्लैंड की बात करें तो बार्थोलिन ग्लैंड 2 होती है नंबर में, ठीक है, दोनों वेजाइना के दोनों साइड होती है, ठीक है। पी शेप होती है, मटर के दाने के आकार की होती है, मटर के दाने की शेप की होती है। इनके जो सिक्रीशंस होते हैं वो एल्कलाइन होते हैं, एल्कलाइन, ठीक है। पीएच की बात करूँ तो 7 से ज़्यादा होती है, 7.2 से 7.5 इनकी पीएच आपको देखने को मिलेगी। और बात करें, देखिए ओपनिंग बोथ साइड ऑफ वेजाइना होती है। ओपनिंग इनकी वेजाइना के दोनों साइड ओपन होती है, इसलिए इसको पेरी वेजाइनल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरी वेजाइनल। पेरी मतलब साइड में, वेजाइना के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, इसलिए पेरी वेजाइनल ग्लैंड बोलते हैं। क्योंकि वेस्टिब्यूल जो ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर उसमें 4 ओपनिंग है, चारों में से जो 2 ग्लैंड और 2 वैसे बेसिक ओपनिंग है, तो ये जो 2 ग्लैंड है ग्रेटर वेस्टिबुलर और लेसर वेस्टिबुलर, तो जो बड़ी ग्लैंड है उसका ही नाम बार्थोलिन ग्लैंड है। और ये बार्थोलिन ग्लैंड को इसीलिए ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि वेस्टिब्यूल की ये बड़ी ग्लैंड है। वेस्टिब्यूल में 2 ग्लैंड है, एक तो बार्थोलिन ग्लैंड और एक ऊपर स्किनी ग्लैंड। स्किनी ग्लैंड होती है यूरेथ्रा के दोनों साइड में, बार्थोलिन ग्लैंड या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है वेजाइना के दोनों साइड में, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट बात करें, मेमरी ग्लैंड आर मॉडिफाइड। मेमरी ग्लैंड किसकी मॉडिफाइड है? तो देखो भाई, ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट आर द लार्ज मॉडिफाइड सीबीसियस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड मॉडिफाइड है? सीबीसियस। सबसे लार्ज किसकी? सीबीसियस ग्लैंड की मॉडिफाइड ग्लैंड होती है ब्रेस्ट, ठीक है, जो यूजुअली कहाँ से कहाँ तक फैली हुई होती है? सेकंड टू सिक्स्थ तक फैली हुई होती है। ये ब्रेस्ट की एरिया बताया मिड क्लेविकुलर लाइन पे, ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन पे फैली हुई होती है, 2 to 6। वजन कितना होता है? तो चाइल्ड बीयरिंग एज में बात करें, चाइल्ड बीयरिंग एज में जो इसका वजन है वो 200 से 300 ग्राम होता है, 200 to 300 ग्राम। इसके सेंटर में आपको डार्क जो है, डार्क स्ट्रक्चर देखने को मिलती है।
इसके सेंटर में आपको डार्क स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ये वाली, ठीक है। बीच में तो बिल्कुल एलिवेटेड स्ट्रक्चर निपल होता है, निपल के आसपास आपको डार्क स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं एरियोला, उसको बोलते हैं एरियोला, ठीक है। और बात करें, पिगमेंटेड होती है, इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? ये जो डायमीटर है एरियोला का, ये 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर होता है। इस एरियोला एरिया में कुछ छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। एरियोला एरिया में कुछ छोटी छोटी ग्लैंड होती है जिनको बोलते हैं मोंटोगैमरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बोलते हैं? मोंटोगैमरी ग्लैंड, ठीक है। और यही ग्लैंड प्रेगनेंसी के दौरान इनका साइज बढ़ जाता है, इन्हीं को मोंटोगैमरी ट्यूबरकल बोलते हैं। फिर इसी को क्या बोलते हैं? मोंटोगैमरी ट्यूबरकल बोलते हैं, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा कब? प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक। तो ये इससे रिलेटेड टॉपिक था। तो चलो अब एक बार क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि मेमोरी ग्लैंड आर मोडिफाइड सिबीसियस ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वो सलाइवरी ग्लैंड की है, स्वीट ग्लैंड पसीने के लिए होती है, लैक्राइमल ग्लैंड आई के अंदर होती है, टीयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होगा सिबीसियस ग्लैंड। नेक्स्ट बात करें पोजीशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस की पोजीशन की बात करें तो पोजीशन, तो देखो इसके लिए आप पहले डायग्राम पे आओ। नॉर्मल जो यूट्रस की पोजीशन है वो किस इस टाइप से है, जैसे आपको नज़र आ रहा है ऐसे। यहाँ पे 3 एंगल बनते हैं भाई इसके साथ, ठीक है। एक तो फंडस पार्ट और बॉडी पार्ट के साथ, और एक वेजाइना और सर्विक्स के साथ, वेजाइना और सर्विक्स के साथ। तो यहाँ पे जो एंगल होता है वेजाइना और सर्विक्स के साथ, ये तो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। इस टाइप से फ्लेक्शन होता है। और ये जो एंगल है ये है 120 डिग्री का, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एंटी फ्लेक्शन, 120 डिग्री वाले को। और वर्टेक्स, वी से याद रखना, वर्टेक्स का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। ये जो वर्टेक्स का एंगल है, मतलब ये वाला वेजाइना किस किस के बीच में? वेजाइना, और वेजाइना के बाद क्या आएगा फिर? सर्विक्स। वेजाइना और सर्विक्स के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, इसीलिए इसको एंटी वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पे जो इस टाइप से झुका हुआ है, स्ट्रक्चर किस टाइप से झुका हुआ है? तो 90 डिग्री पे झुका हुआ है, इसलिए इसको एंटी वर्टेक्स बोलते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो फंडस और बॉडी, ये फंडस पार्ट है, ये फंडस है, और ये बॉडी, इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का। तो इसको हम बोलेंगे एंटी फ्लेक्शन, फ्लैक्स है, ठीक है। मतलब इस टाइप से फ्लैक्स है, ये 120 डिग्री का एंगल इसके साथ बनाएगा। इसीलिए यूट्रस का जो परफेक्ट जो होगा उसका नाम है एंटी वर्टेक्स एंटी फ्लेक्शन। क्या नाम है? एंटी वर्टेक्स एंटी फ्लेक्शन। तो सही आंसर होगा हमारा सी, ठीक है। पोजीशन ऑफ यूट्रस, सही आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट बात करें, ट्रायंगुलर शेप बाउंडेड एंटीरियर बाय क्लाइटोरिस पोस्टीरियर बाय फोरचेट इज कॉल्ड। देखिए डायग्राम पे चलते हैं, यही है वो ट्रायंगुलर शेप एरिया जिसको मैंने वेस्टिब्यूल बोला था, है ना। और ये वेस्टिब्यूल ही पूछ रहा है, ट्रायंगुलर शेप एरिया जो आगे से क्लाइटोरिस और नीचे से यहाँ पे फोरचेट होता है, ठीक है। फोरचेट से बना हुआ है। तो ये जो एरिया है पूरा, इस एरिया को बोलते हैं क्या? इस एरिया को बोलते हैं भाई तुम्हारा वेस्टिब्यूल। इसी में 4 ओपनिंग प्रेजेंट होती है, 2 यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग, 2 स्किनी ग्लैंड्स और बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। ये था इसके बारे में। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा वेस्टिब्यूल। ग्रेटर वेस्टिबुलर इसकी एक ग्लैंड है। पेरिनियल पाउच पेरिनियम के अंदर होता है, और पेरिनियम जो वल्वा और एनस के बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं पेरिनियम, ठीक है। तो ये था ट्रायंगुलर शेप एरिया का आंसर। नेक्स्ट बात करें, एक ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, स्किनी ग्लैंड और होमोलोगस। किसी भी ग्लैंड का पूछ लेता कि इसका होमोलोगस कौन सा ऑर्गन है। होमोलोगस मेल में होगा, यहाँ पे फीमेल में जैसा ऑर्गन है वैसा ही फंक्शन, स्ट्रक्चर सेम होगा, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, लेकिन उन 2 ऑर्गन का फंक्शन जो है वो अलग अलग होगा। इस टाइप के जो ऑर्गन होते हैं, जिन 2 ऑर्गन का स्ट्रक्चर सेम है,
फंक्शन अलग अलग है उनको आप होमोलोगस बोलते हो। इसके अलावा एनालोगस और होता है, इसके अलावा एनालोगस और होता है जिनका जो फंक्शन है वो सेम होता है लेकिन उनके जो स्ट्रक्चर्स आप देखोगे ऑर्गन्स के तो वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के ऑर्गन होते हैं यहाँ पे। तो देखिए बात करें तो पूछ रहा है कि स्किनी ग्लैंड जैसे फीमेल के अंदर होती है वैसे ही उसका मेल में कौन सा ऑर्गन है जो स्ट्रक्चर में बिल्कुल ऐसा ही होता है स्किनी ग्लैंड जैसा। तो इसका जो सही आंसर है, इसके लिए चलो हम टेबल पे जाते हैं। देखो बहुत सारे फीमेल और मेल में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो होमोलोगस होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है देखो ओवरी जो होती है, ओवरी है होमोलोगस टू टेस्टिस। टेस्टिस और ओवरी स्ट्रक्चर में एक जैसे मिलेंगे, फंक्शन में थोड़े से डिफरेंस मिलेगा। ओवम और स्पर्म सेल, लेबिया मेजोरा और स्कॉटम, लेबिया माइनोरा और स्पंजी यूरेथ्रा। स्पंजी यूरेथ्रा क्या होता है, पेनिस के ऊपर, पेनिस के ऊपर जो कवरिंग है, पेनिस की जो ऊपर की जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं। वेस्टिब्यूल की कवरिंग है इंटरमीडिएट यूरेथ्रा, क्या नाम है, इंटरमीडिएट यूरेथ्रा। बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल की है कॉर्पस स्पोंजियोसम। क्लाइटोरिस की है ग्लैंस पेनिस, ये एंड इसके आगे का जो साइड है उसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। और ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इन मेल। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन था स्किनी ग्लैंड्स आर, तो स्किनी ग्लैंड का दूसरा नाम है पेरी यूरेथ्रल ग्लैंड क्योंकि वो यूरेथ्रा के दोनों साइड में होती है। तो पेरी यूरेथ्रल ग्लैंड की पूछी जा रही है, दैट इज स्किनी ग्लैंड्स। और वो प्रोस्टेट ग्लैंड के होती है, इसीलिए उनको फीमेल प्रोस्टेट ग्लैंड भी बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या आंसर होगा भाई, वो होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, हाँ जी ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तरुण सैनी लेक्चर्स बाय अमित सर ओबी। थैंक यू।